में जरूर लिखते। Yes, Yes. ma'am. Your Yes. voice is clear, ma'am. You ओके are audible. ओके ओके, थैंक यू। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी कि इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट को आप लोगों ने एक तो चुना है, इसलिए उसका मैं रीजन भी आपको बताऊंगी कि क्यों मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा। इसलिए नहीं केवल कि ये मेरा विषय है, बल्कि इसलिए कि इकोनॉमिक्स को एक तरीके से साइंस भी माना जाता है। साइंस की फैकल्टी का भी एक हिस्सा है और आर्ट्स की फैकल्टी का भी हिस्सा है, क्योंकि इसमें बीएससी की डिग्री भी मिलती है और एमएससी की भी डिग्री मिलती है। तो लिटिल टफर साइड माना जाता है, प्योर साइंस की तरफ इसको मान लिया जाता है इकोनॉमिक्स को। और इकोनॉमिक्स की अपनी खूबी ये है कि अगर कोई कंट्री चल रही है तो वो कंट्री इकोनॉमिक्स की बिना, इकोनॉमिक्स में अगर किसी को जानकारी नहीं है, इकोनॉमी की जानकारी नहीं है, तो किसी भी कंट्री की पॉलिटिक्स भी नहीं चल सकती। आप जानते हैं सब लोग कि चाणक्य का अर्थशास्त्र नाम से फेमस है। तो निश्चित तौर पे आप लोग बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं कि आप लोगों ने यह विषय चुना। अब हम सीधे सीधे बात करते हैं। हमारा जो इस विषय में जो हमारा सिलेबस है, उसमें जो सबसे पहला टॉपिक दे रखा है, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। तो हम उस पर पहले बात करते हैं और एक तरीके से छोटा सा खाका, जैसे कहते हैं ना, एक बहुत जिस्ट में मैं आपको समझाऊं ताकि एक इंटरेस्ट भी आपका आगे भी डेवलप हो। और आप लोग, चाहे आपको आवश्यकता हो या ना हो, आप एक भारत के नागरिक होने के नाते और इस देश में अपना एक सक्रिय योगदान देने के नाते आप इकोनॉमिक्स जब अगर पढ़ लेंगे तो आपका बहुत ही निश्चित तौर पे आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। तो उसके लिए मैं आपके जो टॉपिक्स हैं, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई इन प्रैक्टिस, कंज्यूमर बिहेवियर, कार्डिनल अप्रोच, ये सब जो टॉपिक्स हैं इनको थोड़ा थोड़ा मैं आज इंट्रोडक्टरी वे में टच करती हूँ ताकि आपको एक समझ में बन जाए कि बेसिकली ये इकोनॉमिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली इकोनॉमिक्स जो है वो अगर हम शुरुआत करें कि इकोनॉमिक्स जो है वो बेसिकली आपको कैसे लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ में अनलिमिटेड वांट्स को पाने के लिए तरीके बताती है। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो असीमित, जो हमारी इच्छाएं हैं, असीमित जो हमारी डिजायर्स हैं, वांट्स हैं, उनको पाने के लिए हमारे पास संसाधन सीमित होते हैं। तो उन सीमित संसाधनों से हम असीमित इच्छाओं की कैसे पूर्ति कर सकते हैं, बेसिकली इकोनॉमिक्स इस पॉइंट पर, इस बात पर फोकस करती है। तो उसका केंद्रीय जो उसका जो प्रश्न है या जो प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने के लिए पूरा का पूरा ये डिसिप्लिन बनाया गया, यानी कि जो विषय बनाया गया है, उसका मूल फोकस पॉइंट ये होता है कि हमारे पास में संसाधन सीमित हैं और उससे हम असीमित इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। तो उसको हम कैसे करें। अब एक इकोनॉमी है, इकोनॉमी की भी डेफिनेशन होनी चाहिए। मैं आपको डेफिनेशंस वैसी वाली नहीं बता करके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करूंगी। इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था, ठीक है, और इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था का अध्ययन करने वाला एक विज्ञान, ठीक है। तो हम अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी लें तो अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे? जो अर्थव्यवस्था यानी कि जो भी एक देश है, मान लीजिए भारत है, तो भारत की एक ज्योग्राफिकल पूरी की पूरी बाउंड्री है, उसकी एक सीमा है। उस सीमा के अंतर्गत जितने भी, उस सीमा के अंतर्गत जितने भी हमारे पास में रिसोर्सेज हैं वो हमारे संसाधन हैं उस सीमा के अंतर्गत। और वो संसाधनों से हम पूरा मैनेजमेंट, पूरा प्रबंधन करते हैं कि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, हमारे जो जितने भी जनता जो वहां रहती है उस बाउंड्री के अंदर में उसकी असीमित इच्छाओं की पूर्ति हो। तो एक इकोनॉमी को डिफाइन करने के लिए भी पूरी ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंतर्गत जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, और उन रिसोर्सेज चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो वित्तीय संसाधन हो, चाहे वो मिनरल्स हो, है ना, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चरल हो, कोई भी रिसोर्सेज ए टू जेड, प्राकृतिक संसाधन भी हो, वो सब के सब
एक्चुअली इकोनॉमी का पार्ट होते हैं। तो कोई भी इकोनॉमी, यानी कि इंडियन इकोनॉमी है या पाकिस्तानी इकोनॉमी है या चाइनीज इकोनॉमी है या अमेरिकन इकोनॉमी है, वो सब उसकी ज्योग्राफिकल बाउंड्री के हिसाब से डिफाइन हो जाती हैं। तो इकोनॉमी का तो मतलब ये हुआ कि जिसमें अवेलेबल रिसोर्सेज, हमें जो उपलब्ध संसाधन है वो उन सीमित जो संसाधन है, यानी जो उपलब्ध संसाधन है वो उस ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर में जो होते हैं वो सीमित संसाधन है, और उन सीमित संसाधनों से हम अपना विकास करने की कोशिश करते हैं, हमारे कंज्यूमर्स की इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करते हैं। अब मैंने वर्ड यूज किया संसाधन और कंज्यूमर। तो ये टेक्निकल जो वर्ड्स हैं, किसी भी सब्जेक्ट में अपने अपने टेक्निकल वर्ड्स होते हैं। तो इकोनॉमिक्स में बिना कंज्यूमर, बिना प्रोड्यूसर, बिना रिसोर्सेस कोई बात ही पूरी नहीं होती। तो कंज्यूमर कौन है? हम सब उपभोक्ता हैं। हम सब उन संसाधनों का जो भीतर उस भौगोलिक सीमा के अंदर में जितने भी संसाधन हैं उन सब का हम लोग उपभोग करने के लिए अधिकृत हैं। मतलब उन्हीं संसाधनों से हमारे पास में कुछ कुछ वस्तुएं बनकर के आती हैं और हम उनका उपभोग करते हैं। तो संसाधन कौन कौन से हैं हमें वो जानना पड़ेगा। और फिर बनकर आती हैं मतलब उनकी सप्लाई होती है, यानी कि उसका प्रोडक्शन होता है। सो हमने दो बात कर दी कि प्रोड्यूसर तो प्रोडक्शन करता है और कंज्यूमर जो है वो कंज्यूम करता है, राइट। और जो संसाधन है वो क्या है? संसाधन है लेबर, कैपिटल, है ना, और एंटरप्रेन्योर। आप सब सुन पा रहे हैं क्या मुझे? आप लोग बेसिकली अगर दो तरफा हो तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। किसी भी तरह अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है तो तुरंत आप चैट में लिखिए या फिर हैंड्स रेज कर दीजिएगा, है ना। तो क्योंकि ये सब चीजें दो तरफा होनी चाहिए, पर फिर कोई बात नहीं, हम इसमें समझाएंगे। तो हमने बताया लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर और लैंड। अब मैंने ऐसे रैंडमली आपको बता दिया कि ये चार संसाधन हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले तो भूमि, लैंड। वो लैंड कैसे डिफाइन होएगी किसी भी इकोनॉमी की? ज्योग्राफिकल बाउंड्री से, ठीक है। ज्योग्राफिकल बाउंड्री यानी कि जो भौगोलिक सीमा है उसके अंदर में जितना भी जमीन है, जितनी भी भूमि है, वो उस इकोनॉमी का पहला संसाधन है, बेसिक संसाधन है, ठीक है। वो लैंड है, वो प्राकृतिक रूप से हमें दिया हुआ है, भौगोलिक रूप से हमें उसको सीमित, उसका परिसीमन हो रखा है, तो वो तो लैंड हो गया। उसके बाद फिर दूसरी बात आती है कि उस लैंड में क्या होना चाहिए? लेबर होता है, जनसंख्या। जो वहां की जनसंख्या है, उस जनसंख्या में जो भी जितने भी लोग हैं जो कि अपना श्रम दान कर रहे हैं, एक श्रमिक के रूप में काम कर रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे? वहां की लेबर कहलाएगी। तो बिना लेबर के तो प्रोडक्शन हो नहीं सकता और बिना लैंड के भी प्रोडक्शन नहीं हो सकता। तो उत्पादन कैसे होगा? लैंड भी होना चाहिए और लेबर भी होना चाहिए। अब रही बात कैपिटल की, तो कैपिटल यानी कि पूंजी। पूंजी जो भी उपलब्ध वित्तीय संसाधन है हमारे पास, वो सब हमारी उसकी पूंजी है जो कि हम वित्तीय रूप से उसमें लगाएंगे। तो वह हो गया कैपिटल। और अब इन तीनों चीजों को जो प्रबंधित रूप से इनको एक प्रोडक्शन करने के लिए यूज करेगा, वो हो गया एंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी। तो चार हमारे मेन संसाधन होते हैं जो किसी भी इकोनॉमी में सीमित मात्रा में ही उपलब्ध होते हैं। सीमित, मैंने बार बार ये शब्द यूज कर रही हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है क्योंकि इकोनॉमिक्स पढ़ाती ही इस बात को है कि लिमिटेड रिसोर्सेज से हम अनलिमिटेड बॉन्ड्स कैसे पूरी कर सकते हैं। सो लिमिटेड बॉन्ड्स के लिमिटेड रिसोर्सेज में आ गया लैंड। लैंड बिल्कुल ज्योग्राफिकल सीमा से हमारा बिल्कुल डिफाइंड है।
परिभाषित है कि इतनी ही भूमि हमारे पास अवेलेबल है, उससे ज्यादा हमें अवेलेबिलिटी नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि जो उत्पादन पाकिस्तान में हो रहा है या चाइना में, हमारे नेबर कंट्रीज में हो रहा है, नेपाल में हो रहा है, वो हमारा हो जाए, नहीं हो सकता। हमारी इंडियन इकोनॉमी में अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमारी लैंड में जो उत्पादन हो रहा है वही लैंड में उत्पादन हो सकता है, वही हमारा है। सो लैंड सीमित हो गया। इसी तरह जो हमारी जनसंख्या है और जो लेबर लगी हुई है, वो हमारा संसाधन सीमित हो गया। हम नेपाल की पॉपुलेशन को अपनी पॉपुलेशन नहीं कहेंगे, राइट। फिर आ गया कैपिटल। तो कैपिटल भी जो हमारी परिसीमन में, हमारी पूरी भूमि के अंदर, हमारे देश के अंदर जो हमारे पास में अवेलेबल फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, वित्तीय संसाधन है, और किसी प्रकार का कोई मशीनरी है हमारे पास में, वो सब कैपिटल में आता है, वो सब पूंजी में आता है, राइट। और लास्ट में जो उद्यमी मैंने शब्द यूज किया, वह उद्यमी यानी कि एंटरप्रेन्योर। वो एंटरप्रेन्योर बेसिकली उसको प्रबंधक भी कहते हैं, उसको संगठन भी कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, उसको उद्यमी भी कहते हैं, उसको रिस्क टेकर भी कहते हैं। यानी कि वह वो व्यक्ति होता है जो कि इन तीनों चीजों को सदुपयोग करने में सक्षम है, और सदुपयोग करके किसी न किसी प्रकार का प्रोडक्शन वो करता है। अब यह तो बात हो गई इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स की, जो कि हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। अब एक बात और आती है कि हम इकोनॉमिक यूनिट या इकोनॉमिक वर्क किसको मानते हैं। जैसे मैंने अभी बोला कि वो श्रम दान कर रहे हैं, लेकिन वह लेबर जिसको बदले में कुछ पैसा मिल रहा है, यानी कि उसको वेज यानी कि मजदूरी मिल रही है, उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, उसको इकोनॉमिक यूनिट कहेंगे। वो है बेसिकली, उसको पेड है, तो हम वो रिसोर्सेज को इसमें इंक्लूड करते हैं जिन उसको हम लेबर मानते हैं, जिसको जिस श्रमिक को पैसा, उसके बदले में पैसा मिलता है। और लैंड भी, जिसको उसके बदले में रेंट मिलता है, यानी कि जिस लैंड के बदले में उसको कुछ किराया मिल रहा है, राइट। फिर इसी तरीके से कैपिटल है, कैपिटल को ब्याज मिलता है। जो भी पैसा मान लो बैंकों में पड़ा है, वह भी पूंजी है हमारी। कोई मशीन है, मशीन को हम यूज कर रहे हैं, वह भी एक इम्पॉर्टेंट हमारा एसेट है। तो इस प्रकार से जिसके बदले में हमें ब्याज मिलता है, वह भी हमारा रिसोर्स में माना जाता है। और उद्यमी भी अपने पूरे इस सदुपयोग का, इस रिस्क टेकिंग का लाभ लेता है। तो इनकी अपनी अपनी आय हो गई। जैसे लैंड की आय क्या हो गई, रेंट हो गई। लेबर की आय क्या हो गई, वेज हो गई। ठीक है, कैपिटल की आय क्या हो गई, इंटरेस्ट हो गई। और उद्यमी की आय क्या हो गई, प्रॉफिट हो गया। ये तो चार चीजें मैंने आपको एक मोटा मोटे तौर पर आपको समझाने की कोशिश करी कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन सवाल उठता है कि हम कंज्यूमर किसे कहते हैं, प्रोड्यूसर किसे कहते हैं, मार्केट किसे कहते हैं। बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि बिना मार्केट, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिमांड, सप्लाई, इकोनॉमिक्स की कहानी पूरी नहीं होगी। तो हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। पहले हमने एक मोटी मोटी समझ बनाई कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स क्या होता है, फिर हम आगे बढ़ते हैं और अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि आपका सप्लाई क्या होता है, डिमांड क्या होता है, कंज्यूमर को कैसे डिफाइन करते हैं, प्रोड्यूसर को कैसे डिफाइन करते हैं। डिफाइन हम समझे बिना कुछ भी डिफाइन नहीं करेंगे, हम पहले अपनी अवधारणात्मक स्पष्टताएं करेंगे और हम फिर समझेंगे। तो कंज्यूमर जो होता है, वह हम सब कंज्यूमर है, हम सब कुछ ना कुछ, कभी ना कभी कोई ना कोई चीज खरीद रहे Ma'am, होते may हैं। I interrupt you? One candidate, Mr. Karan Nalawat ji, जी। has raised the hand. अच्छा। Karan, you have any query? If you have any query, please unmute yourself and ask your query. या Otherwise, you can mention in the chat box. Mr. Karan, are you hearing me? I think there is no query. Yes, ma'am, please proceed the session. ओके, ओके। अगर क्वेरी नहीं भी है और आपको समझ आ रहा है, तो जरूर वह भी लिखिएगा कि आपको समझ आ रहा है ना। मुझे अच्छा लगेगा कि आपको समझ आ रहा है। मतलब
आप लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स होना चाहिए कि इफ यू आर able to understand what I am saying, so it's good. Then I'll be get motivated and I'll explain even in a better way. Done. Okay. तो आप देखिए कि अभी हमने बात करी इकोनॉमिक्स की, लेबर, लैंड्स, रिसोर्सेज की। अब हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कंज्यूमर कौन है? हम सब कंज्यूमर हैं। हम एट अ टाइम किसी भी चीज का अगर उपभोग कर रहे हैं, किसी भी वस्तु का उपभोग कर रहे हैं, एक वस्तु की इकाई का उपभोग कर रहे हैं, यानी कि इकाई का मतलब है जैसे मैंने 10 आम खरीदे तो उसमें से मैं एक आम खा रही हूँ, तो दैट इज अ यूनिट। ठीक है। अब वो इकोनॉमिक यूनिट कब कहलाएगी? कि जिसके बदले में मैंने कीमत दी है, तो वो इकोनॉमिक यूनिट हो गई। ठीक है। मैंने उसको मार्केट से खरीदा है बाकायदा, तो दैट इज अ आर्थिक इकाई भी है और वो एक वस्तु है। ठीक है। तो इससे साफ पता चल रहा है कि कंज्यूमर वही है जो कि कंज्यूम करने के बदले अपना कुछ कीमत अदा करता है। ये क्लियर हो गया? दूसरी बात, कंज्यूमर की एक और बहुत खासियत होती है, हम सब की वो खासियत है, हम सब कंज्यूमर हैं, कि वो रैशनल होता है। इकोनॉमिक्स में ये माना जाता है कि वो विवेकपूर्ण कंज्यूमर है, वो बेवकूफ नहीं है। वो बाकायदा कोशिश करता है कि उसके लाभ अधिकतम हो जाएं, लाभ सॉरी उसका जो संतुष्टि का स्तर है वह अधिकतम हो जाए। तो कंज्यूमर जो है वो रैशनल कब कहलाएगा? कि जब वो बहुत ही इस बात पर ध्यान रखे कि उसका जो भी उसने किसी भी वस्तु, एक इकाई वस्तु की अब उसने खरीदी, तो वो कोशिश करेगा, उसकी कीमत कुछ इस प्रकार देगा, वो इस प्रकार से अपने पैसे का व्यय करेगा कि वो उसका जो सेटिस्फैक्शन का लेवल है वो अधिकतम हो जाए, यानी कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो एक कंज्यूमर का जो उद्देश्य है वो क्या रहता है? टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन, अपने संतुष्टि के स्तर को अधिकतम करना, ये उसका उद्देश्य रहता है। इसी लक्ष्य से एक कंज्यूमर कंज्यूम करता है। अब रही बात प्रोड्यूसर कौन होता है, तो प्रोड्यूसर का जो उद्देश्य होता है, प्रोड्यूसर जो होता है वो क्या करता है? बकायदा रिसोर्सेज को इस्तेमाल करता है, खरीदता है ना? वो रिसोर्सेज को इस्तेमाल करता है, खरीदता है और वो उत्पादन करता है और उस उत्पादन को मार्केट में लेकर आता है। अब वो जब उत्पादन को बना रहा होता है विभिन्न रिसोर्सेज के माध्यम से, तो वो भी कोशिश करता है कि उसका जो प्रोडक्शन है वो उन सीमित संसाधनों से मैक्सिमाइज हो। राइट। और जो उद्यमी है उसका क्या उद्देश्य रहता है? कि वो जो प्रोडक्शन है वो इस प्रकार से हो कि उसका लाभ अधिकतम हो। सो ये उद्देश्य रहते हैं इन संसाधनों के। अब रही बात यूटिलाइज करने की, तो एक कॉन्सेप्ट है यूटिलिटी का, है ना? यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो यही कॉन्सेप्ट है कि अगर मेरे पास में 1 बीघा जमीन है, तो मैं उसमें मैक्सिमम अपना इनपुट, सारे इनपुट इस प्रकार से लगाऊं, मेरा जो मेरी जो कैपिटल है उसको मैं इस प्रकार से लगाऊं, उसमें मैं अपनी लेबर को इस प्रकार से लगाऊं कि मेरा जो उसका जो उत्पादन है उस 1 बीघा जमीन का वो अधिकतम हो। उसकी जो कैपेसिटी है, उस जमीन की जो क्षमता है, उस क्षमता के पूरा का पूरा मैं उसका सदुपयोग कर लूं। तो इसलिए तब कहेंगे कि मैंने अपना मैक्सिमाइज किया प्रोडक्शन, मैंने अपने उत्पादन को अधिकतम कर लिया। सो ये तो का बात हुई कंज्यूमर प्रोड्यूसर की। और एक कॉन्सेप्ट और आता है कि प्राइस डिटर्मिनेशन। तो प्राइस डिटर्मिनेशन यानी कि कीमत का निर्धारण होता है। अब कीमत का निर्धारण क्या होता है मार्केट में? तो मार्केट क्या है? मार्केट, बिना कंज्यूमर प्रोड्यूसर के कोई मार्केट ही नहीं बनता। तो सप्लाई और डिमांड का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो सप्लाई कौन कर रहा है? प्रोड्यूसर कर रहा है। डिमांड कौन कर रहा है? कंज्यूमर कर रहा है। तो जहां कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, यानी कि प्रोड्यूसर का सप्लाई और कंज्यूमर का डिमांड, जहां पर एक दूसरे को काट देते हैं। अब इसमें बिना कर्मों के काम नहीं चलता। इकोनॉमिक्स में बकायदा मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। हम उसका भी बात करेंगे, कैसे डायग्राम बनाना है हम सब बात करेंगे।
पर एक बार हम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कर रहे हैं तो अब दो बातें हो गई, कंज्यूमर डिमांड करता है और प्रोड्यूसर सप्लाई करता है। तो इन दोनों के जो ये फोर्सेस हैं, डिमांड के फोर्सेस और सप्लाई की शक्ति, यानी कि ये दोनों ही शक्तियां हैं, मांग की शक्ति और पूर्ति की शक्ति। मांग और पूर्ति की शक्ति जहां पर एक दूसरे से मिलती हैं या काट देती हैं, वहां पर कीमत का निर्धारण होता है। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसको भी हम अच्छे से समझेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा कि मार्केट में प्याज के दाम बढ़ गए थे 100 रुपीज पर केजी वो प्याज हो गया। कभी कभी टमाटर के दाम बढ़ जाते हैं तो कीमत बढ़ी। अब इसका क्या मतलब हुआ, अचानक की कीमत क्यों बढ़ जाती है? कीमत बढ़ने का कारण ये हो जाता है कि जो वस्तु है, यानी कि मान लो प्याज एक वस्तु है, उस वस्तु का जो जो वस्तु है उसकी जो डिमांड है वो तो बहुत है। वैसे भी प्याज की डिमांड बहुत रहती है, टमाटर की भी रहती है, बेसिक फूड है, इसको तो लेते ही हैं लोग बाग। तो अब उसकी डिमांड तो मार्केट में बहुत हाई है, लेकिन उसकी सप्लाई शॉर्ट हो गई। अब वो शॉर्ट होने के बहुत सारे कारण होते हैं। हो सकता है कि उत्पादन ही नहीं हुआ, हो सकता है बारिश के कारण उत्पादन जो हुआ वो खराब हो गया, किसान की वो फसल खराब हो गई, तो मार्केट में सप्लाई नहीं आई। तो कुल मिलाकर के मार्केट में सप्लाई शॉर्ट हो गई और डिमांड हाई है। जैसे ही किसी चीज की डिमांड हाई होगी और सप्लाई शॉर्ट होगी तो क्या होगा, कंज्यूमर जो है वो कितनी भी कीमत में उसको ले जाने के लिए, क्योंकि वो बेसिक चीज आप ले जाते ही ले जाते हो, तो कंज्यूमर कितनी भी चीज में उसको ले जाने के लिए तैयार होने लगता है। और इसी का फायदा उठाते हुए जो प्रोड्यूसर है उसका जो प्राइस है वो बढ़ा देता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि कीमत का निर्धारण किन शक्तियों के द्वारा होता है, मांग और पूर्ति के द्वारा। अब मैं बीच में थोड़ा सा ब्रेक इसलिए लेना चाह रही हूँ कि आप लोगों को लिखना है, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं एक स्टोरी की तरह आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रही हूँ। समझ में आ रहा है तो यस लिखिए, नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे नो लिखिए। हैंड्स रेज हुए हैं, अगर समझ में आ रहा है तो यस लिखिए, नहीं समझ में आ रहा है तो नो लिखिए। हैंड रेज हो रहा है करण जी का। करण जी, डू यू वांट टू से समथिंग? अच्छा यस है, मैं एक्सेप्ट करूं, आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस मैम प्लीज। थैंक यू सो मच। तो अब हम आगे चलते हैं, बढ़ते हैं। इस कॉन्सेप्ट को लिया हमने कि डिमांड और सप्लाई क्या होता है, और डिमांड और सप्लाई किस प्रकार से कंज्यूमर और प्रोड्यूसर का उसमें रोल होता है, और फिर इन डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस को एक जगह मिलने पर, यानी कि अगर सप्लाई और डिमांड दोनों बराबर हैं तो उस पॉइंट पर जो कीमत आती है उसको हम कहते हैं कि भाई कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों एक दूसरे से सहमत है और वो कीमत निर्धारित हो गई। अगर प्रोड्यूसर सप्लाई को किसी कारण से कम कर दे, मान लीजिए जानबूझ करके कोई होर्डिंग हो जाए, संग्रह हो जाए, या कोई और कारण हो जाए, तो वो अगर सप्लाई शॉर्ट हो जाए तो कीमत बढ़ जाएगी। इसके विपरीत यदि सप्लाई ज्यादा हो जाए, मान लीजिए कोई कारण हो गया और सप्लाई इतनी ज्यादा हो गई, बहुत अच्छी खाद और बारिश और बढ़िया हुई, तो फिर कीमत कम होने का भय लगा रहता है और कीमत कम हो जाती है। और कंज्यूमर को वो चीज क्योंकि आसानी से उपलब्ध होने लगती है तो उसका मूल्य, उसका जो कीमत है वो कम हो जाता है। अब ऐसे में जब कम कीमत हो जाती है तो उस टाइम पे इश्यूज खड़े होते हैं कॉस्ट के। अब अपन एक बार कॉस्ट को भी समझे कि कॉस्ट क्या होता है। देखिए, अब चूंकि कहानी यहाँ पर आई है कि कीमत कम हो गई तो कॉस्ट निकलनी मुश्किल हो जाती है प्रोड्यूसर के लिए, है ना। इसमें दो चीजें आएंगी, मैं बाद में बात करूंगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, वो बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, पर मैं अभी बाद में बात करती हूँ। पहले मैं आपको बताती हूँ कॉस्ट की। तो आप देखिए कि लागत, जो लागत होती है वो, एक प्रोड्यूसर ने जब कोई लैंड लिया, ठीक है,
उस लैंड को उसने रेंट दिया, वो पैसा गया उसका रेंट का। फिर उसने उस लैंड पे, मान लीजिए मैं कोई कपड़ों का बिजनेस शुरू कर रही हूँ मान लीजिए, और मैंने अपना एक किराया लिया, एक कमरा किराए का लिया, ठीक है, उसका मैंने कोई किराया दिया। तो ये एक तरीके से मैं प्रोड्यूसर हूँ और प्रोड्यूस करना चाह रही हूँ क्लोथ्स। उसके लिए मैंने एक लेबर लगाई, यानी कि एक टेलर लगाया, ठीक है। एक टेलर लगाया, एक तो रेंट हो गया लैंड का, और एक लेबर की तनख्वाह हो गई। वो जो टेलर है वो तो लेबर हो गई, और वो जो कमरा है वो लैंड हो गई, लैंड और लेबर आ गई। फिर उसमें मैंने कुछ पैसा उधार लिया, उस पर ब्याज दिया, तो वो भी मेरा खर्चा हो गया, ठीक है। फिर उस कमरे में बिजली पानी का भी मैंने पैसा दिया, वो भी फिक्स्ड है, तो उसको फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। वो तो आएगी ही आएगी, वो तो खर्चा आएगा ही आएगा बिजली पानी का, तो वो भी खर्चा हुआ। तो ये सारे खर्चे प्रोडक्शन की कॉस्ट होता है, ठीक है। अब इस कॉस्ट में कुछ तो स्थिर लागतें होती हैं, कुछ परिवर्तनशील लागतें होती हैं। तो ये तो स्थिर लागत हो गई। आप देखिए, लैंड का रेंट तो मुझे देना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरा प्रोडक्शन होए चाहे नहीं होए, मुझे देना ही पड़ेगा। बिजली पानी का खर्चा भी मुझे देना ही पड़ेगा, एनी हाउ मुझे देना पड़ेगा। और जो उधार मैंने लिया यानी लोन मैंने लिया है, उसके एवज में भी मुझे ब्याज का पैसा देना ही पड़ेगा। ये तो फिक्स्ड है। अब ये टेलर जो मैंने एक लगाया है, उसमें मैं मान लीजिए कि एक टेलर और लगाती हूँ, तो मेरा ये परिवर्तनशील लागत में आ गया, यानी कि इसमें परिवर्तन मैं कर सकती हूँ। मैंने 2 टेलर लगाई थी, अब मान लो मुझे एक से ही काम चल रहा है, तो मैं एक एक को हटा देती हूँ, एक हो गया, तो एक परिवर्तनशील, एक इसमें मैं चेंजेस कर सकती हूँ। लेकिन इस बाकी चीजें तो फिक्स्ड है, उसमें तो मैं चेंज नहीं कर सकती। तो फिक्स्ड कॉस्ट हो गई, वेरिएबल कॉस्ट हो गई। इन पे हम डिटेल पे बात करेंगे, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। लेकिन अब ये कॉस्ट जो मैं आपको बोल रही हूँ, मान लो ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है, ये जो लैंड की और बिजली पानी की है ना, और ये लोन की, अगर यही मेरी पूरी की पूरी उस कीमत, जो मैंने कीमत दी है मार्केट में, उससे मुझे वही नहीं निकल पा रही, कहते हैं ना पोसा नहीं रहा मुझको, तो फिर मैं लॉस में जाऊंगी। तो इस तरह से लॉस में जाने वाली प्रॉब्लम चालू होती है। तो इसका मतलब कॉस्ट इज टू हाई, है ना, तो मुझे उस कॉस्ट को देखते हुए कीमत को बढ़ाना पड़ेगा। अब इसमें संघर्ष होगा, ठीक है। कंज्यूमर तो कम कीमत देने को तैयार है, क्योंकि मेरा तो माल ही इतना ज्यादा मार्केट में जा रहा है, बहुत ज्यादा सप्लाई हो गई है। और कंज्यूमर जो है वो मार्केट में, चूंकि बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी है, तो बहुत सारे प्रोड्यूसर यही काम कर रहे हैं, कुर्ती का काम बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो मैं अपनी कॉस्ट को मीट आउट कैसे करूंगी? तो ये भी सवाल का अध्ययन इकोनॉमिक्स में बड़े गंभीरता से किया जाता है। तो बहुत सारे एस्पेक्ट हो गए, सप्लाई कैसे सही हो, डिमांड कैसे सही हो, कीमत का निर्धारण कैसे हो, राइट, रिसोर्सेस को हम कैसे मैक्सिमम यूज यूटिलाइज करें, कंज्यूमर को हम कैसे मैक्सिमम सेटिस्फाई करें, प्रोड्यूसर को हम कैसे मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए तत्पर करें। ये सब के सब प्रॉब्लम्स हैं जो कि इकोनॉमिक्स में सॉल्व की जाती हैं, है ना। व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें कौन सी वस्तु का प्रोडक्शन बहुत सही रहेगा इकोनॉमी में, हमारी इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी में हमारे कौन सी वस्तुओं का उत्पादन ज्यादा सही रहेगा, कौन सी वस्तुओं की डिमांड ज्यादा है, ठीक है, कौन सी कौन से मेथड, कौन सी टेक्नोलॉजी से हाउ टू प्रोड्यूस, ये भी एक प्रॉब्लम है कि हमें कौन सी तकनीक इसको इस्तेमाल करनी है क्या। अब तकनीक की बात करते हैं, तो इसमें आप कभी कभी देखना कि कभी आप ऑब्जर्व करना, पेपर में भी आता रहता है कि 2 प्रकार की मोटे मोटे तौर पे टेक्निक्स होती हैं, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। तो ऐसे में जहां पर लेबर ज्यादा होती है, वहां पर श्रम को, मैनुअल काम बहुत ज्यादा होते हैं, ताकि हमारी जनसंख्या को हम रोजी रोटी देने लायक वेजेस दे सकें, उनसे हम काम ले सकें। तो ये लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज होगी प्रोडक्शन के लिए, कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ज्यादा यूज होगी, मशीनरी से करवाते हैं ना, जैसे अमेरिका वगैरह में बहुत ज्यादा काम मशीनरी से होता है, वहां पे लेबर ही कम है।
इंडिया में लेबर ज्यादा है, चाइना में लेबर ज्यादा है। इसलिए देखिए आप आर्ट एंड क्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट चाइना में भी बहुत है, इंडिया में भी बहुत है। तो ऐसी जो ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं, वहां पर चूंकि लेबर ज्यादा होती है, तो लेबर को अगर हम क्वालिटेटिवली इम्प्रूव कर दें, तो हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक से, यानी कि श्रम प्रधान तकनीकों से हम अपने देश को ज्यादा उन्नत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिसीजन लेना पड़ता है एक सरकार को कि इस पर्टिकुलर वस्तु का उत्पादन किया जाए कि नहीं किया जाए, इस पर्टिकुलर वस्तु के उत्पादन के लिए कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया जाए, और इस पर्टिकुलर वस्तु का वितरण किस प्रकार से हो। अब वितरण की बात भी आती है, क्योंकि हमारे पास में जो जितने भी कंज्यूमर्स होते हैं, उन कंज्यूमर्स के बीच में वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो किस प्रकार हो, और उससे जो प्राप्त जो जो वस्तु प्राप्त है, उसमें फिर लेबर को कितनी वेज दी जाए, तो उनकी वेजेस का निर्धारण, यानी कि उनकी मजदूरी किस प्रकार, वो भी तो लेबर की कीमत है। जैसे वस्तु की कीमत होती है, ऐसे लेबर की कीमत क्या होती है, मजदूरी होती है। लैंड की कीमत क्या होती है, रेंट होती है। तो इन सारे जो चार संसाधन हैं, उनके बीच में आया हुआ, जो हमारे पास में जो आया हुआ पैसा होता है, उसको हम वितरित कैसे करें। तो वितरण का सिद्धांत भी होता है इसमें, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। तो तीन महत्वपूर्ण सिद्धांत हो गए कि कंज्यूमर थ्योरीज होती हैं, फिर प्रोड्यूसर की थ्योरीज होती हैं, और तीसरी डिस्ट्रीब्यूशन की थ्योरीज होती हैं। अब हम जब कंज्यूमर की थ्योरीज की बात, सबसे पहले हम कंज्यूमर की थ्योरीज की बात करते हैं, उसमें हमारा फोकस कहाँ रहता है, कंज्यूमर बिहेवियर पे, है ना। हम प्रोड्यूसर बिहेवियर की उसमें बात नहीं करते, हम उसमें बात करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर की। कंज्यूमर बिहेवियर यानी कि उपभोक्ता का व्यवहार किसी किसी क्षण में कैसा होगा, किसी पर्टिकुलर वस्तु के समय में कैसा होगा, ये अध्ययन हम करते हैं, क्योंकि उसका रैशनैलिटी, यानी कि वो विवेकपूर्ण है, वो अपना जो उसकी जो सेटिस्फैक्शन है, संतुष्टि है, उसको वो अधिकतम करने के हमेशा प्रयास करता है। अब संतुष्टि का स्तर कैसे निर्धारित होता है, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दो प्रकार की अप्रोचेस हैं कि वो अपनी यूटिलिटी को और सेटिस्फैक्शन को कैसे मैक्सिमाइज करता है। इसके लिए दो अप्रोचेस हैं, दो दृष्टिकोण हैं। एक तो जिसमें हम उसकी यूटिलिटी, यानी कि किसी भी वस्तु की यूटिलिटी जो है, उसको वो गिन करके उसको सेटिस्फाई कर लेगा। अब यूटिलिटी बेसिकली गिनी जाने वाली चीज नहीं है, लेकिन इसको कहते हैं कार्डिनल अप्रोच, यानी कि गणनावाचक दृष्टिकोण। और अगर हम ये कहें कि कंज्यूमर अपने सेटिस्फैक्शन को नहीं कर सकता है, गणना नहीं कर सकता, तो वो अप्रोच कहलाएगी ऑर्डिनल, यानी कि जिसको मापा नहीं जा सकता, जो गणना नहीं की जा सकती, ऐसा दृष्टिकोण जो कि किन्हीं वक्रों के आधार पर उसको निर्धारित किया जाता है। अभी हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर पे नहीं बात करेंगे, थोड़ी थोड़ी समझ लेंगे। तो कंज्यूमर का व्यवहार का अध्ययन जब हम करते हैं, उसी समय एक कॉन्सेप्ट और आता है, लोच का, मांग की लोच। अब ये शब्द ऐसा लगता है कि ये क्या है, मांग की लोच, और एक और शब्द आता है कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर की बचत। दो बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स हैं। जब आप लोग अपने प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो इन विषयों पे जरूर बनाएं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पर सवाल आते हैं। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है, ठीक है, चार प्रकार की डेफिनेशन है, एक धन प्रधान डेफिनेशन, एक वांट प्रधान, ऐसे तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं इलास्टिसिटी की, मांग की लोच की, और कंज्यूमर सरप्लस की, तो ये बड़े ही महत्वपूर्ण विषय हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं इकोनॉमिक्स में और कंज्यूमर बिहेवियर के अध्ययन के दौरान। अब मैं आपको पहले कंज्यूमर सरप्लस बता देती हूँ। कंज्यूमर सरप्लस का मतलब होता है कि एक जो कंज्यूमर है, वो किसी भी वस्तु की कीमत जो वो देने के लिए उद्यत है, मान लीजिए कोई लिवाइस की शर्ट है, लिवाइस बड़ा फेमस ब्रांड है, तो उस ब्रांड की और उस पर्टिकुलर कलर के लिए कोई कंज्यूमर जो है वो कोई कीमत देने को उद्यत है। अब उसके दिमाग में कुछ भी कीमत है कि मुझे कैसे भी लाना है, आई कैन पे, मेरे को इसके लिए पैसा मिला है, मेरे पिताजी ने मुझे फलाना इतना पैसा दिया है, मान लो उसके पिताजी ने उसको 1000 रुपए दिए,
तो कह रहे मुझे तो लेनी है, नहीं हो लेनी है, तो वो उद्यत है, 1000 रुपए दे करके भी वो तो ले आएगा, ये उसकी जितना भी पैसा है उसको दे करके वो उस वस्तु को लेकर आएगा। तो उस वस्तु को लेने के लिए जो वो कीमत देने के लिए उद्यत है ना, वो रेडी टू पे, और जो उसकी वास्तविक कीमत है, उसके बीच के अंतर को कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस। अब यानी उपभोक्ता की बचत। अब ये शब्द ऐसा लगता है कि उपभोक्ता की कोई बचत हो गई होगी। एक्चुअली मान लो कि उपभोक्ता 1000 रुपए देने के लिए तैयार है और मार्केट में वो 500 रुपए की है, तो 500 रुपए आपके बचे, तब तो आपकी उपभोक्ता की बचत है, बिल्कुल पक्की बात है, ये उपभोक्ता की बचत हो गई। यानी कि मार्केट में तो कीमत कम थी और वो देने के लिए उद्यत था 1000 रुपए। इस ही उपभोक्ता की बचत पर फोकस करता है प्रोड्यूसर, सप्लायर। और जब भी आप कभी कोई सामान खरीदने मार्केट में जाते हैं तो वो आपकी साइकोलॉजी, मनोविज्ञान देखता है। वो जो सप्लायर है, यानी आप जो भी जिसके पास भी आप खरीदने गए हैं, वो आपकी साइकोलॉजी देखता है कि आप कितना इसके लिए पे करने के लिए उद्यत हैं। तो जैसे ही वो देखता है कि आप 1000 रुपए पे करने के लिए उद्यत हैं, तो बहुत जल्दी वो ऑब्जर्वेशन करके और आपकी साइकोलॉजी पढ़ के और वो उसकी कीमत बढ़ा देता है। ये आपको पता नहीं चलता, राइट? और वो आपकी इस बचत पर प्रहार कर लेता है। तो ये उपभोक्ता की बचत बड़ा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि सप्लायर्स के लिए फायदेमंद है। ये उपभोक्ता की बचत है, अदरवाइज कोई उपभोक्ता की बचत होती नहीं है, राइट? फिर दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बड़ा यूज होता है यार, ये बड़ा इलास्टिक, डिमांड इसकी इलास्टिक है और इसकी डिमांड बहुत हाईली इन इलास्टिक है। और ये इलास्टिसिटी जो है वो किस लिए इतनी प्रभावी होती है, उसका कारण है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। इसके भी कारण कीमत का निर्धारण अलग अलग किस्म से हो जाता है और कंज्यूमर देखता ही रह जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये भी वही वाली बात है, मान ली इसमें भी ये भी 3-4 प्रकार की इलास्टिसिटी होती है। मैं केवल अभी कीमत इलास्टिसिटी की बात करती हूँ। इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वैसे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी होता है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी होता है, और पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। 1 मिनट आप मुझे एक्सक्यूज करना, मेरा कोई इंपॉर्टेंट कॉल है। हाँ आशा जी, हाँ। हाँ बेटा मैम, मैं आ तो गई जयपुर, आ जाओ, मगर वो कह रहे थे कि मैम आप कल ही ज्वाइन करना, आप बताइए। आ जाओ, आज ही आ जाओ, क्या दिक्कत आ रही? हाँ आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, आप तो आ जाओ, नहीं कोई इशू नहीं, आप आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, ठीक है। तो अब हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की सीधे सीधे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की बात करते हैं। मान लीजिए कि आप देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। ये जो नमक है, नमक जो हम नमक खाते हैं, ये नमक कितनी भी कीमत हो, कितनी भी कीमत हो, उसकी डिमांड कम नहीं होगी, ठीक है? तो इसका मतलब ये इनइलास्टिक है। तो इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट सीधे सीधे क्या हो गया? रिस्पॉन्सिवनेस, है ना? रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू टू प्राइस, प्राइस इंक्रीज, प्राइस चेंजेस, यानी प्राइस कीमत में परिवर्तन के प्रति जो मांग की प्रतिक्रिया है, मांग का जो जो रिस्पॉन्स है, उसको अगर हम मापन करें तो हम उसे कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्योंकि कीमत की प्रतिक्रिया की बात कर रहा है, ठीक है? फिर आय की प्रतिक्रिया से अगर हम मांग में परिवर्तन होता है तो हम कहेंगे आय, आय लोच, मांग की आय लोच। सो अभी हम मांग की कीमत लोच की बात करते हैं। तो मांग की कीमत लोच का सीधे सीधे मतलब ये हो गया कि अगर हम किसी भी वस्तु की कीमत गिरने पर हम उसकी डिमांड को बहुत ज्यादा वाला डिमांड बढ़ा दें,
हम ज्यादा मात्रा में खरीद लें तो हम उसे कहेंगे कि ये बहुत ही हाईली इलास्टिक डिमांड है इस वस्तु की, इस पर्टिकुलर वस्तु की। और प्रोड्यूसर के लिए ये जानकारी होना इसलिए, कंज्यूमर को तो इन चीजों का बहुत ज्यादा समझ नहीं होती, लेकिन अगर कोई इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ कंज्यूमर हो, इन दोनों तीनों कॉन्सेप्ट से क्लैरिटी रखता हो, तो वो मार्केट में बहुत ही रैशनली बिहेव करेगा। लेकिन प्रोड्यूसर को इन इन कॉन्सेप्ट से फायदा होता है, जैसे कंज्यूमर सरप्लस से भी उसको फायदा होता है, उसका जो जो लाभ है एक उद्यमी का वो बढ़ जाता है, और इससे भी बहुत फायदा होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से भी बहुत फायदा होता है। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए वो ऐसी ही वस्तु का मार्केट में उसी में उसकी कीमत में अंतर करता है जिससे उसको लगता है कि इसकी मांग बढ़ जाएगी और बढ़ते ही मेरे पास में मेरी सेल ज्यादा हो जाएगी, मेरी सारी की सारी सप्लाई बिक जाएगी। तो ऐसी ही वस्तु की कीमत में परिवर्तन करेगा, यानी कि उसी की उस वस्तु को गिराएगा। अब मान लीजिए नमक की कीमत उसने गिरा दी, मैं इसलिए नमक का उदाहरण दे रही हूँ, सबसे बढ़िया उदाहरण नमक का है। नमक की कीमत उसने गिरा दी, अगर नमक की कीमत गिरा दी तो आपको मालूम है क्या होगा? That's good. Demand has inverse relationship with price. Very good. बहुत अच्छा लगा। किसने लिखा है? मेरे को नाम नहीं समझ में आया। बहुत अच्छा, हैंड्स रेस कर दो जिसने लिखा था। ग्रेट। मिस्टर करण नालावत जी हैं। करण जी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ये बात तो मैं बताना ही भूल गई थी कि लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है। दैट्स ग्रेट, थैंक यू। मजा आया कि वहां से भी कुछ उत्तर आया। एनीवेज, हम ये भी बताते हैं अभी। तो आप देखिए कि प्राइस जैसे वो नमक का गिराता है तो नमक की कोई डिमांड में अंतर नहीं आने वाला। फिर नमक का प्राइस बढ़ा दे तो नमक की डिमांड में कोई अंतर आने वाला नहीं। तो ये किसी क्या कहेंगे? इन इलास्टिक डिमांड। सो सॉल्ट इज द गुड विच हैज इन इलास्टिक डिमांड, विच हैज इन इलास्टिक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो मतलब उसकी जो कीमत, मांग की कीमत लोच नमक में है, वो तो बिल्कुल बेलोच है, जीरो है, नील है। उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। नमक तो उतनी ही मात्रा में घरों में जाएगा जितनी मात्रा में जाता है, चाहे बढ़ा दो चाहे घटा दो, ठीक है। लेकिन आप में से अगर बहुत अच्छा लगेगा कि आपको एक अच्छा सा उदाहरण दें जिससे, चाहे चैट में लिख दें, करण जी आप लिखो कि ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें कीमत गिराने से उसकी मांग बढ़ जाएगी और कीमत बढ़ाने से उसकी बहुत बड़ी संख्या में मांग कम हो जाएगी। बताइए, अच्छा लगेगा? आप में से कोई सलाह आती है, कोई उदाहरण आप लोगों की तरफ से दिया जाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एक्चुअली हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही है तो आप लोग मुझे ठीक से देख भी नहीं पा रहे होंगे, बिकॉज देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी टुडे इन अवर कॉलेज। करण जी बताएं, एनीवन? कैन एनीवन टेल द एग्जांपल ऑफ हाईली इलास्टिक डिमांड इन अ गुड? कोई ऐसी वस्तु जिसका कीमत गिर जाए तो लोग उसकी बहुत बड़ी मात्रा में उसको खरीद लेंगे, और उसकी कीमत अगर बढ़ जाए तो उसकी बहुत बहुत बड़ी मात्रा में डिमांड करना बंद कर देंगे। ऐसी कौन सी वस्तु होती है? कौन बताएगा? कोई नहीं? करण भी नहीं? शेर जी कोई आया क्या जवाब चैट में? हाँ, नो मैम। नहीं आया। तो मुझे लगता है कि हमारे जितने भी सुनने वाले अग्निवीर हैं वह अभी उपभोक्ता नहीं है, उपभोग नहीं कर रहे हैं। बताइए। मैं तो एक मजेदार सा एग्जांपल दे देती हूँ, चलो आप लोग। योगेश जी बता रहे हैं एरोप्लेन टिकट। यस, ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, बिल्कुल बिल्कुल ब्यूटीफुल एग्जांपल, ग्रेट ग्रेट। बहुत ज्यादा लोग इधर उधर घूमने लग जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। अगर एरोप्लेन का टिकट कम हो गया तो निश्चित तौर पे लोगों का बहुत ज्यादा इधर उधर आवागमन बढ़ेगा, बाकायदा एरोप्लेन के माध्यम से। बिल्कुल सही है, लोग बाग फ्लाइट ज्यादा यूज करने लग जाएंगे। पहुंच गए सब इसी लोग। तरीके से
इसी तरीके से अगर हम लग्जरी गुड की बात करते हैं, उसमें गोल्ड है मान लीजिए गोल्ड है, गोल्ड की दाम कम होते ही लोग बाग भयंकर रूप से उसको अपने घरों में रखने लग जाते हैं चाहे वो इस्तेमाल करना हो या नहीं हो, है ना। और भी कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो गुड एग्जाम्पल फ्लाइट का, तो ऐसे ही लग्जरी होटल्स हैं, उनमें ज्यादा जाने लग जाएंगे लोग अगर बहुत कम उनका वो हो गया, कीमत कम हो गई वहां पे खाने की घूमने की। सो ये बिल्कुल सही है। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे उदाहरण आएंगे जिसमें आपको लगेगा प्राइस इलास्टिक है ये लोग, ज्यादा इन पे कीमत में परिवर्तन होने से इनमें बहुत 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 ज्यादा फर्क पड़ता है। लेकिन ऐसे भी वस्तुएं होती हैं जिनको की आय बढ़ जाए, ठीक है, हमारी इनकम बढ़ जाए, तो हम उन वस्तुओं को खरीदना कम कर देते हैं। आय इलास्टिक नहीं होते हैं वो, यानी कि आय बढ़ने से उनको हम खरीदना कम कर देते हैं, ठीक है। और उन कुछ ऐसी वस्तु होती हैं जिन पे उनका प्राइस बढ़ जाए तो कई बार हम उनको खरीदना ज्यादा शुरू कर देते हैं। तो ऐसे भी कॉम्प्लिकेटेड हमारे पास में कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पर हम बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। कोई बात नहीं, क्योंकि गिफन गुड का केस आएगा, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का यानी प्रदर्शन प्रभाव का आएगा। ये सब बेसिकली हमारे रोजमर्रा के जीवन में घट रही घटनाएं होती हैं। हम स्वयं इस गति के शिकार होते हैं, यानी कि हमें लगता है सामने वाले लेवाइस की शर्ट पहन के आया है तो केवल प्रदर्शन प्रभाव से ही हम खरीद लेते हैं, सलमान खान ने पहनी है तो हम खरीद लेते हैं। और इस तरह से हम कंज्यूमर डिमांड रेज करवा देते हैं, क्योंकि हम खुद ही तो है डिमांड करने वाले, हमारी वजह से तो मार्केट में डिमांड होती है, तो हम डिमांड कर लेते हैं और प्रोड्यूसर जो है वो इसका कीमत बढ़ा करके उसका फायदा उठा लेते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि अगर हमने इकोनॉमिक्स पढ़ ली तो हम जो उस स्तर पर, यानी कि जो केंद्रीय स्तर पर सरकार जो निर्णय लेती है उसमें हम लोगों का निर्णय लेने का तरीका बहुत अलग हो जाता है। हम ज्यादा कुशल प्रबंधक हो जाते हैं अगर हमें इकोनॉमिक्स आती हो। तो इकोनॉमिक्स इसलिए बहुत अच्छा है कि आप लोग कर रहे हैं। और इसके अलावा जो मैंने कॉन्सेप्ट छोड़ा, वो दो कॉन्सेप्ट थे जो अभी अभी करण जी ने याद दिलाए, वो है मांग का नियम और पूर्ति का नियम। तो मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड, लोग कहते हैं अरे भाई इकोनॉमिक्स में बिना लॉ ऑफ डिमांड के कोई काम ही नहीं चलता। तो मैंने तो कहा कि नहीं नहीं, इकोनॉमिक्स में मार्केट, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, इन शब्दों के बिना काम नहीं चलता। तो अब बात तो सही है, लॉ ऑफ डिमांड के बिना कैसे काम चलेगा। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है कि डिमांड और कीमत यानी कि प्राइस और मांग में, किसी भी वस्तु की मांग में उल्टा यानी कि विपरीत संबंध होता है। यदि डिमांड बढ़ जाती है तो क्या, अगर अगर किसी की सॉरी यदि किसी का प्राइस बढ़ जाता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, यदि प्राइस किसी की कम हो जाती है तो डिमांड बढ़ जाती है। इसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। सो डिमांड इज फंक्शन ऑफ प्राइस, प्राइस एंड डिमांड आर वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स यानी कि परिवर्तनशील राशियां हैं। मांग जो है कीमत पर निर्भर करती है, और किस तरह निर्भर करती है, विपरीत संबंध में निर्भर करती है। इसी प्रकार जो पूर्ति होती है वह भी कीमत पर निर्भर करती है, लेकिन इन दोनों के बीच में सीधा संबंध होता है, पॉजिटिवली रिलेटेड होते हैं, इनवर्स रिलेशनशिप नहीं होता। तो यदि कीमत बढ़ी तो सप्लाई बढ़ जाएगी, और कीमत कम हुई तो सप्लाई कम हो जाएगी। यानी कि प्रोड्यूसर के लिए मोटिवेशन होता है कीमत। तो वो कीमत, अगर उसको मार्केट में ज्यादा प्राइस मिल रहा होता है किसी वस्तु का, तो उसका उत्पादन मार्केट में बढ़ जाता है। और अगर उसको मार्केट में लगता है कि नहीं इसकी अभी कीमत कम जा रही है, तो वो उस वस्तु का उत्पादन नहीं करता। सो दिस इज ऑल, ये इंट्रोडक्टरी मैंने आप लोगों को चीजें बताई हैं। ये आपको केवल इस तरीके का परिचय इसलिए दिया है कि एक बार आप इसको अपने भीतर गुनिए जो कुछ मैंने बताया, और इस
तरीके से अपना 2-3 प्रोजेक्ट्स आप तैयार करिए विद एग्जाम्पल्स। उदाहरण के तौर पे कि इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक यूनिट क्या होती है, इकोनॉमिक्स को हम इकोनॉमिक्स किस तरह से इकोनॉमिक यूनिट और इकोनॉमी का अध्ययन करती है, फिर सप्लाई क्या होता है, डिमांड क्या होता है, राइट। इसके अलावा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है। ये जो बेसिक चीज़ें हैं, टेक्निक्स, प्रोड्यूसर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर, ये आप करें ताकि हम कल जो नेक्स्ट हमारा शुरू होगा उसमें हम शुरू करेंगे, बाकायदा परिभाषित करेंगे। परिभाषाएं होती है ना, इकोनॉमी, व्हाट इज इकोनॉमी, जैसे अभी अभी लिख के आया शेर सिंह जी ने कहा व्हाट इज इकोनॉमी, तो हम इनको बाकायदा लिखेंगे, नोट्स लेंगे कि व्हाट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी मैंने आपको बता दिया कि अच्छा व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो भी एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जो अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं और उन अवेलेबल रिसोर्सेज से जब हम लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड बॉन्ड्स को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं अभी आपको गिफ्ट एंड गुड्स भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो मैंने हिंट दिया था आपको कि जब जिनकी जिनकी कीमत बढ़ने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि आय अगर बढ़ गई तो वो उस वस्तु को खरीदेंगे, तो वो गिफ्ट एंड गुड होती हैं। तो गिफ्ट गुड्स के ऊपर भी बात करेंगे हम, और हम इस पर भी बात करेंगे कि एक एक चीज का हम डिफाइन करते चलेंगे। बट मैं चाहूंगी कि आप कुछ नोट्स स्वयं से बनाने शुरू करें छोटी छोटी चीजों में, क्योंकि डेफिनेशंस पे अगर हम बात करेंगे तो हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी। मैंने इसीलिए आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे ज्यादा बात करी, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक तरीके का मैथमेटिकल सब्जेक्ट है। अगर हमारा किसी भी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। सो आप लोग थोड़ा सा, मेरा अनुग्रह है कि आप लोग इस बात को लेकर के थोड़ा कॉशियस हो जाएं। छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स अपने आप से किताबों से लिखना शुरू करें। जिस भी किताब से, जो भी मार्केट में आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स की किताब मिल जाती है, उससे केवल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए अपने आप से लिखें, क्योंकि इन परिभाषाओं पे नहीं जाना है, हमें इनको समझना है। और लॉ ऑफ डिमांड क्या है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, और डिमांड और सप्लाई के बीच में रिलेशनशिप भी मैंने आपको बताई थी कि मांग जो है वो पूर्ति को एक तरीके से मोटिवेट करती है। अगर मांग अधिक होगी तो ही पूर्ति होगी मार्केट में, अगर मांग ही नहीं है तो उस वस्तु की सप्लाई नहीं होगी। तो मांग और पूर्ति के बीच का ये रिलेशनशिप होता है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कि कार्डिनल अप्रोच जो है कंज्यूमर बिहेवियर की, यानी कि यूटिलिटी को कैसे मैक्सिमाइज किया जाए, ये मार्शल ने दिया था। फिर हम उस पर बात करेंगे कि कैसी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करते हैं। और जब एक उपभोक्ता के पास में व्यय यानी कि खर्च करने का 100 रुपया है और उस 100 रुपये से उसको कोई यूनिट खरीदनी है, किसी वस्तु की एक इकाई खरीदनी है, तो एक इकाई खरीदने पर वो किस तरह से अपने अपने संतुष्टि को मैक्सिमाइज करेगा। अगर उसको 2 वस्तुओं पर व्यय करना है तो वो कैसे इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट पे जाएगा। तो अभी हमारे पास में, हम चाहते हैं कि समझ ऐसी क्लियर हो जाए कि हम जो थोड़े से टेक्निकल कॉम्प्लिकेटेड से जो कॉन्सेप्ट हैं उनको हम जल्दी समझ पाए। बेसिकली हम लोग उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में कर रहे हैं। हम 2 से भी नहीं, कम से कम 25 चीजें हम अपनी आय से खरीदते हैं, जो भी हमारी आय होती है, और बहुत तरीके से उसमें हम अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करते हैं। लेकिन उसका जो पूरा का पूरा जो इसका गणित है, वो किस सिद्धांत के आधार पे हम लोग करते हैं, वो सिद्धांत परिभाषित किया गया है। तो हम इंडिफरेंट जो इंडिफरेंस कर्व्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, तटस्थ वक्रों के बारे में भी, और यूटिलिटी के बारे में। तो मैं चाहूंगी कि जो सवाल आए हैं उसमें व्हाट इज इकोनॉमी आया, ठीक है। तो आप व्हाट इज इकोनॉमी को एक बार स्वयं से परिभाषित करने की कोशिश करें। गिवन गुड जो है वह वस्तु होती है जिसमें
जैसे आजकल बाजरा है, मोटा अनाज है, ठीक है, उसकी कीमत भी बढ़ रही है तो भी उसकी मांग बढ़ी जा रही है। पहले क्या होता था कि बाजरा की डिमांड कम हो जाती थी और गेहूं की डिमांड बढ़ जाती थी। तो वह वस्तुएं, इन चीजों को लेकर के हम अध्ययन करेंगे और आप अपनी तरफ से कुछ प्रयास करेंगे तो आपको याद होगा और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ेगी। इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा जबरदस्त कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मांगता है। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला और मैं चाहूंगी कि नेक्स्ट में हम लोग बाकायदा डेफिनेशंस को लें। थैंक यू। Thank you, Snigdha ma'am, for nice deliberation on various concepts of economics. Definitely, this session will be more useful to our students. They will understand the concepts as discussed by our academic counselor. So, dear students, as per schedule, we will conduct one more session on this topic. So please, all students are requested, please join as per schedule.